चुकी होंगी। देखिए, 2 चीज़ें हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि बिज़नेस प्लान और कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं, वो इस तरीके के हैं कि बिज़नेस प्लान हमारा यूनिक है। आज तक इस तरीके का बिज़नेस प्लान कहीं भी इंडस्ट्री के अंदर आया नहीं है, और आया है तो उसको बहुत सारे लोग कॉपी करने के ऊपर तुले हुए हैं। बहुत सारे लोग कॉपी करने पे तुले हुए हैं, और एक कंपनी ने तो रिसेंटली उसको कॉपी भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो हमारे बिज़नेस प्लान को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत और हमारे एथिक्स को कॉपी नहीं कर सकते। और अगर उनको कॉपी नहीं किया, अगर उनका इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो पहले ही महीने उनको औंधे मुँह गिरना पड़ा है। उनकी पॉइंट वैल्यू जो है वो धरती पे आ चुकी है। ठीक है? जहाँ लोगों को 2-2 साल में, 3-3 साल में पॉइंट वैल्यू मैनेज करके चल रहे हैं, वहाँ उनके पहले ही महीने नीचे आ चुकी है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं केवल आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जैसा कि आप स्लाइड फोटो आपको नज़र आ रहा होगा, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, क्या ये सही है? जोड़ना या तोड़ना? क्या सिखाया जाता है हमें? डायरेक्ट सेलिंग में तो हमें यही सिखाया जाता है ना कि जोड़ना। कि मेंबर बना लो भाई, जोड़ लो लोगों को, है ना? उसके पास जाओ, इसको मेंबर बना लो, उसको जोड़ लो। लेकिन हमें क्या जोड़ना सिखाया गया है आज तक? डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, हमारे जीवन के अंदर क्या हमें जोड़ना सिखाया गया है? हमारे जो बड़े-बुजुर्ग पूर्वज होते थे, उन्होंने क्या हमें जोड़ना सिखाया है? या जो भी घटनाएँ हमारे सामने हुई है, उन घटनाओं ने क्या हमें जोड़ना सिखाया है? कभी भी नहीं सिखाया। इसके ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा डायरेक्ट सेलिंग का क्लियर कर देता हूँ कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग इम्पोर्टेंट है। दुनिया में सबसे कम उम्र के एक अरबपति हुए जो सबसे छोटे थे और सबसे पहले अरबपति थे, उनका नाम था जे पॉल गेटिव। जे पॉल गेटिव दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति हुए, और उन्होंने दुनिया को 3 प्रिंसिपल दिए, 3 सिद्धांत दिए, और उन 3 सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे कि वो 3 सिद्धांत उन्होंने क्या दिए। उन 3 सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहला सिद्धांत, सबसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने दुनिया को दिया कि अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है, अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है, तो आपको व्यापार करना पड़ेगा, आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। आप नौकरी करके अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि नौकरी से सिर्फ आप अपनी आजीविका चला सकते हैं। अगर हम हमारे हिंदुस्तान की देशी भाषा में बोले हैं, तो ये कह सकते हैं कि नौकरी से आप सिर्फ अपनी दाल-रोटी चला सकते हैं, राइट? दूसरा दूसरा जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया कि भई आप व्यापार करेंगे, आप अमीर और कामयाब होने के लिए व्यापार करेंगे, लेकिन ऐसा कौन-सा व्यापार करें जो लगातार निरंतर आपका चलता जाए और लंबे समय तक वो व्यापार आपके साथ में आपका बना रहे और आप उससे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएँ। तो उन्होंने ये बताया कि व्यापार जो आपको करना है, वो करना है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस आपको करना है। क्यों? क्योंकि अगर एफएमसीजी की मैं अगर बात करता हूँ, तो मान लीजिए कि शैम्पू या साबुन है, या कोई फेस वॉश है, या फिर खाने का तेल है। तो ये आप 1 महीने का लेकर के आएँगे, उस महीने आपने यूज़ किया तो अगले महीने खत्म हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक साबुन आप खरीद करके लाएँगे और वही साबुन आपका सालों दर चलता जाएगा, राइट? तो एफएमसीजी के अंदर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स जो होता है, तो वो हर महीने रीपर्चेज़ उसका होता है, तो वो हमारे बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं आप देख लीजिए, अगर होम अप्लायंस की मैं बात करूँ, अगर फ्रिज या एलईडी अगर आपको लेकर के आना है, तो क्या वो आप हर महीने बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। और इस एफएमसीजी की जो क्रांति आई ना, वो ये आई थी इनके प्रिंसिपल देने के बाद में। जे पॉल गेटिव ने जो प्रिंसिपल दिया, उसके बाद में ये क्रांति आई थी कि टाटा ग्रुप जो है वो ट्रक बनाते बनाते चाय पत्ती और नमक बेचने लग गया। रिलायंस जो है वो अपनी इंडस्ट्री को एक साइड में कर करके भिंडी और आलू बेचने लग गया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर आगे जाकर फ्यूचर किसी भी चीज का है, किसी भी बिजनेस का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट का बिजनेस है, राइट? थर्ड थर्ड जो प्रिंसिपल उन्होंने दुनिया को दिया, जो तीसरा प्रिंसिपल उन्होंने दुनिया को दिया, वो प्रिंसिपल क्या था? वो प्रिंसिपल था कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है, वो आपके ऊपर 3% डिपेंड होना चाहिए और लोगों के ऊपर 97% डिपेंड होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आपके ऊपर वो व्यापार 3% डिपेंड होना चाहिए और लोगों के ऊपर वो 97% आधारित होना चाहिए। इसको अगर सिंपल भाषा में अगर समझे कि वो हमें क्या कहना चाहते थे, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, वो हमें ये कहना चाहते थे कि भैया, नेटवर्क बनाए बिना आप अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। नेटवर्क बनाए बिना आप अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हुए हैं, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हुई है, हिंदुस्तान में जितनी बड़ी कंपनीज़ हुई है, उन सभी कंपनीज़ ने नेटवर्क बिल्ड किया है। आप बाबा रामदेव को देख लो, आप टाटा को देख लो, आप रिलायंस को देख लो, आप मैकडॉनल्ड को देख लो, आप किसी को भी उठा कर के देख लो, उन्होंने नेटवर्क अपना जमाया है और जिन लोगों ने अपना नेटवर्क जमाया है, आज तक कभी उनका बिज़नेस फेल नहीं हुआ है। और दर बदर वो बिजनेस बढ़ता गया है और वो लोग सक्सेस की एक नई सीढ़ी चढ़ते गए हैं।
आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने ये सारी चीजें देखी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अब ये जो टॉपिक है हमारा जोड़ना या तोड़ना, इस जोड़ना और तोड़ना के ऊपर जो डिस्कशन होगा वो ये डिस्कशन होगा कि आप देखो कि कहाँ से ये चीजें चालू होती है। ये चीजें चालू होती है मेरे दोस्त कि अ, हिंदुस्तान आज से लगभग 100 साल 200 साल पीछे आप चले जाइए, तो इंडिया से टूट करके लगभग 10 से 12 देश अलग हुए हैं। लगभग 10 से 12 देश अलग हुए हैं। पहले एक अकेला इंडिया हुआ करता था, पहले एक अकेला हिंदुस्तान और अकेला भारत हुआ करता था, लेकिन 10 से 15 देश उससे टूट के अलग-अलग हुए हैं। तो वहां से क्या दिमाग में घुसा है हमारे? जोड़ना घुसा है या तोड़ना घुसा है? तोड़ना ही घुसा है ना? चलो इन सब चीजों को भी छोड़ दीजिए। पहले पहले के जमाने में सिर्फ एक वैद्य हुआ करते थे गाँव के अंदर, जो सारे रोगों का इलाज नब्ज देख करके कर दिया करते थे, राइट? लेकिन वो वैद्य जी तो थे एक, लेकिन उनको तोड़ के क्या-क्या हुआ? आई स्पेशलिस्ट अलग हो गए आज के टाइम पे, किडनी स्पेशलिस्ट अलग हो गए, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग हो गए, ये सारे अलग-अलग हो गए। तो क्या सिखाया गया? तोड़ना या जोड़ना? तोड़ना ही सिखाया गया ना। और तो और क्यों, अगर मैं ट्रेडिशन की बात करूँ तो पहले एक दादा की जो 20-25 औलादे, मतलब जो उनका कुनबा होता था, पूरा बड़ा परिवार होता था, वो सब लोग एक जगह खाना खाते थे, एक रसोई के अंदर खाना बनता था। तो वहाँ पे लोग संगठित थे, लेकिन वो था जोड़ना। लेकिन आज क्या हो गया है? तोड़ना। आज तो काका, बाबा, चाचा, मामा ये तो बहुत दूर की बात है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ भी अगर साथ में खाना खा ले ना, तो ये भी सरप्राइज़ होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जहाँ पर सदियों से डीएनए के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर तोड़ना लिखा हुआ है ना, तो उन लोगों को जाकर के आप बिज़नेस प्लान बताओगे और कहोगे जी कि भाई साहब आप हमारी शॉप चेंज कर लो, आपकी शॉप चेंज होते ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसके बाद आपको 2 लोगों को जोड़ना है, उसके बाद 4 को जोड़ना है, उसके बाद 8 को जोड़ना है, ऐसे करते-करते उन लोगों की भी लाइफ चेंज होगी, आपकी भी चेंज होगी। तो वो है ना, आप लोगों को पागल समझते हैं। वो हमें पागल समझते हैं कि ये फिर से क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में क्या है? जोड़ना नहीं है उनके दिमाग में, उनके दिमाग में तोड़ना घुसा हुआ है कि कैसे चीज़ें टूट सकती है, किस तरीके से चीज़ें टूट सकती है और गरीबी किस कदर हावी है। गरीबी किस कदर हावी है, आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। 60 से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना। उनका एक और एक मकसद था कि दुनिया के ये देश के अंदर गरीबी मिटाना है। 5 साल की पंचवर्षीय योजना होती थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना लागू की, 5 साल बाद में वो पंचवर्षीय योजना खत्म हुई। खत्म होने के बाद में 5 करोड़ लोग बेरोजगार, अगली पंचवर्षीय योजना चालू करी, फिर 5 साल खत्म हुए, उसके बाद 12 करोड़ बेरोजगार, तीसरी खत्म हुई, 21 करोड़ बेरोजगार और ऐसे करते-करते गरीबी ही गरीबी, गरीबी ही गरीबी, गरीबी ही गरीबी दिमाग के अंदर लोगों के बैठती गई और आज हिंदुस्तान की, हमारे देश की ये कंडीशन है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को तो ये पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पर्पज नहीं है। कोई पूछ रहा है कि भाई साहब क्यों जिंदा हो? बोले कि भाई साहब सब जिंदा है तो इसलिए हम भी जिंदा हैं। कोई पर्पस नहीं है, कोई उनका मेथड नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आज के बाद में आप एक चीज़ समझ लीजिए, हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप लोगों को कामयाब होना है ना, तो तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखिए। अगर कहीं भी मौका मिले ना, किसी भी चीज़ का, डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, कहीं भी मौका मिले, चाहे वो रिलेशन को जोड़ने की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को जोड़ने की बात हो, हमेशा जोड़ने से मिले रहिए। अगर तोड़ने से मिले रहोगे, तो खुद भी टूट जाओगे और हमेशा आपको टूटती-टूटत नज़र आएगी। लेकिन अगर जोड़ने से जुड़े रहे ना, तो हमेशा ज़िंदगी में अच्छे रिलेशन भी मिलेंगे, लोग भी अच्छे मिलेंगे, बिज़नेस में भी सक्सेसफुल होगे और बहुत सारी कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। नेक्स्ट प्लीज़। जी। अ, अगर आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं, अगर आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं, तो ये वर्ड क्या है? आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं कोई? पर चलिए खैर आप कोई बोल नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा ना पूछते हुए और ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मैं ही बात कर लेता हूँ। मोनोथेइज़्म, एक विचारवाद। इस शब्द को 3 बार अपने मन में बोलिए, एक विचारवाद, एक विचारवाद, एक विचारवाद। मोनोथेइज़्म, एक विचारवाद। ये क्या है एक विचारवाद? मैं थोड़ा-सा आपको क्लियर करता हूँ। ये एक विचारवाद है कि ज़िंदगी में ये फिलॉसफी ये कहती है कि जिसने अपने जीवन की पूरी ऊर्जा किसी एक विचार पर पूरे प्राणों के साथ अगर लगा दी है, तो दुनिया में कोई भी ताकत उस इंसान को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। वन्स अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिंदगी में अगर
किसी ने अपने जीवन की पूरी ऊर्जा किसी एक विचार के ऊपर लगा दी है, समग्र ऊर्जा एक विचार के ऊपर पूरे प्राणों के साथ लगा दी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। एक विचार एक घटना है मेरे दोस्त, एक विचार एक ऐसी घटना है, जब आप अपनी ज़िंदगी में अपना पूरा एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में अपनी पूरी एनर्जी, अपने सारे डिसीज़न की ताकत, अपनी ज़िंदगी के पूरे निर्णयों की ताकत किसी एक व्यापार पर, किसी एक प्रोफ़ेशन पर, किसी एक जगह पर, किसी एक ऑर्गनाइज़ेशन के साथ, किसी एक किसी एक पर जब आप अपनी ज़िंदगी की पूरी ताकत लगा देते हैं, तो प्रकृति खुली बाहों के साथ आपका स्वागत करती है कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो आपको नाकामयाब कर सके। आप 100% कामयाब होंगे ही होंगे, लेकिन इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है कि किसी एक विचारवाद एक विचारवाद वो मरहम है, जो आपकी ज़िंदगी की जितनी भी असफलता है, उन सब असफलताओं को धो सकता है, उन असफलताओं के घावों को भर सकता है। तो किसी एक पे, लेकिन शर्त ये है कि किसी एक पे ही लगाना आपको पड़ेगा। आप देख लीजिए दुनिया में कितने भी लोग हुए हैं, गूगल का सीईओ है, तो उसने क्या एक विचारवाद केवल एक जगह फ़ोकस किया है, केवल एक जगह, 50 जगह उसने फ़ोकस नहीं किया। मैं आपको सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर 6 महीने क्रिकेट खेलता और दिमाग खराब हो जाता और 6 महीने बाद कहता नहीं, नहीं अब तो मैं बैडमिंटन खेल लूँगा। फिर 6 महीने बाद बोला नहीं, नहीं अब इससे मन भर गया, अब तो मैं फुटबॉल खेलूँगा। तो क्या वो आज क्रिकेट का गॉड बन पाता? तो क्या वो भारत रत्न बन पाता? नहीं बन पाता। अमिताभ बच्चन ने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूरे लाइफ की एनर्जी एक प्रोफेशन पे लगा दी। आज इसलिए वो बॉलीवुड के अंदर किंग बन के बैठा हुआ है, शहंशाह बन के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने 50 जगह ताका-झाकी नहीं करी, केवल एक विचारवाद वो चीज़ है कि आपने ज़िंदगी में जो डिसीज़न ले लिया है, उस डिसीज़न के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी की एनर्जी लगा दो। अमिताभ बच्चन ने भी यही किया। मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको इसके अंदर देता हूँ, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर 5 साल गाना गाते-गाते अचानक एक दिन दिमाग खराब हो जाए और ये कहे कि नहीं, नहीं मैं तो अब सारंगी बजाऊँगी। तो क्या वो वॉइस ऑफ इंडिया बन पाती? नहीं बन पाती। तो कहने का मतलब यही है कि ज़िंदगी की जितनी भी आपकी पूरी ऊर्जा है, वो किसी एक काम पर लगती है, तो कामयाबी की संभावनाएँ 1000% बढ़ जाती है। मैं इसका आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, ओके लाइफ केयर के अंदर जो सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके बड़े-बड़े चेक्स आ रहे हैं और बड़े-बड़े पे आउट्स आ रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने ओके लाइफ केयर के अलावा अपनी एनर्जी कहीं भी नहीं लगाई। इधर-उधर ध्यान नहीं गया, लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, कोई मतलब नहीं है, पीछे कौन है, कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं एक विचारवाद, इसीलिए आज वो बड़े-बड़े पे आउट्स ले रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक प्रेमिका थी, एक प्रेमिका थी जो बेसुध होकर के अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी और खोई हुई थी एकदम। वो उसको ध्यान नहीं था क्या है, क्या नहीं है, वो एकदम खोई हुई जा रही थी। रास्ते के अंदर एक मुसलमान भाई साहब थे जो अपना बहुत ही धार्मिक और पवित्र मुसल्ला जो उनका एक कपड़ा होता है, मुसल्ला, वो बिछा करके और नमाज़ अदा करने जा रहे थे। वो प्रेमिका इतनी बेसुध थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए कि वो दौड़ी चली जा रही थी और अचानक से उसके जो पाँव हैं, वो उस मुसल्ले के ऊपर रख दिए जाते हैं और वो चली जाती है। जब रास्ते से वो वापस लौट रही होती है जब रास्ते से वो वापस लौट रही होती है तो उस समय वो उसको बड़ा गुस्सा आता है मुसलमान भाई साहब को और वो बोलते हैं कि तेरे को पता नहीं है, तू मूर्ख है, तू बेवकूफ है, तेरे को होश नहीं है, तू अंधी है, तेरे को दिखाई नहीं देता है, तू मेरे मुसल्ले के ऊपर पाँव रख करके चली गई है। तो वो औरत हाथ जोड़ के उससे माफी मांगती है कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, मैं मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं बेसुध थी, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मेरे से आप मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बोले बताओ। बोले कि मैं तो सांसारिक प्रेम के बंधन में बंध कर, पागल होके अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं था कि आपका मुसल्ले पे आपका मेरा पाँव रख गया है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि मैं तो सांसारिक प्रेम के अंदर थी, लेकिन आप तो उस परमात्मा से, उस अल्लाह के प्रेम में थे, उससे कनेक्शन हो रहा था आपका तो डायरेक्टली, आपको ये पता कैसे चला कि मैंने आपके मुसल्ले के ऊपर पाँव रख दिया। तो कहने का क्या मतलब है कि एक टाइम में जो काम करते हो ना, उस काम के ऊपर आप पूरा-पूरा एक विचारवाद रखो, फ़ोकस उसी के ऊपर रखो, दाएँ-बाएँ कुछ नहीं आना चाहिए।
कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ फोकस एक ही चीज के ऊपर होना चाहिए। चारों तरफ मुंह मारने वाला है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। ये कर लूं, वो कर लूं, लोकमित्र खोल लूं, फलानी प्रोडक्ट की एजेंसी ले लूं, ये जॉब कर लूं, उस बिजनेस में हाथ मार लूं, अरे मर जाओगे। एक जो चीज डिसाइड कर ली ना लाइफ के अंदर, उसी चीज के ऊपर फोकस करो। 50 कामों के ऊपर फोकस मत करो। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का हेड पंप है, ये एक तरीके का हेड पंप है। इस हेड पंप को आप जब छोड़ दोगे तो जितना ऊपर आया हुआ पानी है ना, वो वापस नीचे चला जाएगा। कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखो, एक दिन पानी ऊपर जरूर आ जाएगा, एक दिन पानी ऊपर जरूर आ जाएगा। एक बार क्या हुआ कि अ, एक इंसान ने गुनाह कर दिया, एक इंसान ने गुनाह कर दिया, तो बादशाह ने उसको सजा दी। बादशाह ने उसको सजा दी और बादशाह ने कहा कि चल तेरे पास 2 ऑप्शन है सजा के, और बड़ी अजीबो-गरीब सी सजा थी, आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि तेरे पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि या तो तू 100 प्याज खा ले, या तो तू 100 प्याज खा ले, या फिर तू 100 कोड़े खा ले। तो अमूमन आप और हम लोगों में से क्या सेलेक्ट करेंगे? वो उसी इंसान ने भी वही किया कि हाँ भाई हम 100 प्याज खाएँगे। तो बोले चलो ठीक है 100 प्याज खा लेते हैं। तो उसने 1 प्याज, 2 प्याज, 3 प्याज, 4 5 5 प्याज खाए, जैसे ही खाए उसके कान, नाक, आँख सब जगह से पानी आ गया। बोला बस प्याज नहीं खाने अब मेरे को, कोड़े चालू कर दो, कोड़े खाऊँगा। 1 कोड़ा, 2 कोड़ा, 10 कोड़ा, 12 कोड़ा, 20 कोड़ा, बस कोड़े नहीं, प्याज, कोड़े नहीं खाए जाते, बहुत जलन होती है प्याज। प्याज खाए, फिर 10-20 प्याज खाए, फिर आँख, नाक, मुँह से पानी-पानी हो गया, फिर कोड़े। अंत में पता है क्या हुआ? 100 कोड़े भी खा गया और 100 प्याज भी खा गया। एक विचारवाद नहीं था, एक जगह फोकस नहीं था। 100 कोड़े भी खा गया और 100 प्याज भी खा गया। जो कइयों के चक्कर में रहते हैं ना, वो कहीं के नहीं रहते। कहने का मतलब इस बात का सार ये है कि जो कइयों के चक्कर में रहते हैं ना, वो कहीं के नहीं रहते। और मैं आप लोगों को एक लाइन बता रहा हूँ करोड़ों अरबों रुपए की, और उसको अगर सुनना चाहते हो, अगर नोट करना चाहते हो तो कर लेना। बहुत ही जबरदस्त लाइन है, मैंने भी कहीं पढ़ी थी। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फोकस अगर लाइफ के अंदर है ना किसी चीज के ऊपर, तो आपको सक्सेस मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती। क्योंकि एक विचारवाद आपके जीवन का अंग है, और आप अगर इसको अपने जीवन का अंग बना लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। एक जो लाइन है, वो मैं लाइन आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबके होते हैं, जो सबके होते हैं वो किसी एक के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइफ के अंदर कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो सकती है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड, एक कॉल। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोगों की कामयाबी जब उनके पास आ जाती है, तो उनको बड़ा घमंड हो जाता है, बड़ा ईगो आ जाता है। वो भाई साहब या वो जो भी हैं, वो ये सोचने लग जाते हैं कि हम हैं तो ही कंपनी है। हम हैं तो ही कंपनी है, हम हैं तो ही कंपनी है, ऐसा सोचने लग जाते हैं। रूस के एक वैज्ञानिक ने एक सर्वे किया था, एक रिसर्च की थी छिपकली के ऊपर, कि जब ये छिपकली दीवार के ऊपर उल्टी लटकी हुई होती है ना, तो ये क्या सोचती है? एक दीवार पे नहीं, छत के ऊपर। छत पे जब ये उल्टी लटकी हुई होती है, तो ये क्या सोचती है? तो उन्होंने छिपकली का मस्तिष्क पूरा खोल दिया, दिमाग पूरा खोल दिया, और अजीबो-गरीब ही किस्सा निकल कर के बाहर आया। छिपकली ये सोचती है कि ऊपर छत पे लटकी हुई है, ऐसे लटकी हुई रहती है, और लटकी हुई ये सोचती है कि मैं हटी और दीवार गिरी। क्या सोचती है? मैं हटी और दीवार घटी। मैं हटी और दीवार गिरी। मतलब उसको ये वहम है कि दीवार मेरी वजह से टिकी हुई है, छत मेरी वजह से टिकी हुई है। जैसे बहुत सारे लोगों से ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे, जो ये कहेंगे, "ये तो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को तो मैं ले रहा हूँ, साँस ले रहा हूँ। वरना इस ऑक्सीजन का बेचारी का क्या होता?" अरे मूर्ख, तेरे को कौन समझाए? तू इस ऑक्सीजन को ले रहा है, इसीलिए तेरा सब कुछ हो रहा है, नहीं तो तेरा क्या होता, तू निपट लिया होता अभी तक तो। तो कहने का मतलब यही है कि आप सब लोग अगर अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा कि अपने जीवन के अंदर एक फ़ोकस रखिए, एक विचारवाद रखिए, क्योंकि एक विचारवाद के बिना आपकी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं आ सकती है। मोनोथिज़्म आपकी लाइफ के अंदर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं है, तो सक्सेस नहीं है। अगर ये नहीं है, तो सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे फ़ोकस बने